Hi everyone, this is Atya Zainab and today I'm going to discuss transformation for class 12 the ISC board. ट्रांसफॉर्मेशन पर मैं ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुकी हूँ जिसमें मैंने ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है बताया था, उसकी स्ट्रैटेजी को डिस्कस किया था, एक टॉपिक भी डिस्कस किया था, कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए आपको कमांड लेने के लिए, उन सब के बारे में मैंने आपको बताया था। देन पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में मैंने कुछ सेंटेंसेस लेकर ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया था। इस वीडियो में भी मैं कुछ सेंटेंसेस की हेल्प से ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस करूँगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। The first sentence is somebody will blame me for the problem and we have to begin with I. सेंटेंस में आप देख रहे हो somebody सेंटेंस का सब्जेक्ट है, will हेल्पिंग वर्ब है, blame वर्ब है, देन blame के बाद me आया है जो कि ऑब्जेक्ट है। दिए गए सेंटेंस में me ऑब्जेक्ट है और जो सेंटेंस आपको स्टार्ट करना है I से स्टार्ट करना है, यानी दिए गए सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन रहा है ट्रांसफॉर्मेशन में, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जब किया जाता है तो वो एक्टिव पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको दिए गए सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो दिया गया सेंटेंस में विल वर्ब फर्स्ट फॉर्म आया है, ये एक्टिव वॉइस है। विल फर्स्ट फॉर्म का होता है, विल बी थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है और विल का जो हेल्पिंग वर्ब लिया जाता है पैसिव वॉइस में वो लिया जाता है विल बी। ठीक है, अच्छा, विल के अलावा जितने मॉडल्स होते हैं सब के साथ बी लिया जाता है। ठीक है, विल बी, कैन बी, मे बी, शैल बी, ऑट टू बी एंड शुड बी। राइट, सो जितने भी मॉडल्स होते हैं उनके साथ आपको बी लेना होता है। यहाँ तक हैज़ टू अगर है तो हैज़ टू बी, हैव टू बी। तो सेंटेंस का आंसर हो जाएगा I will be blamed for the problem। आपको by somebody लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लिख देते हो तो भी सही है, नहीं लिखते हो तो भी सही है, क्योंकि somebody का मतलब होता है किसी ने। तो जब somebody हमें पता ही नहीं है वो इंसान कौन है तो हमको फिर by somebody लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आप लिख भी दोगे तो वो गलत नहीं माना जाता है, वैसे लिखना नहीं चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा I will be blamed for the problem। Next sentence is the last time we met each other was in 2015। लेट मी टेल यू माय डियर स्टूडेंट्स कि ये जो दिया गया सेंटेंस है ना, ये भी एक टाइप ऑफ सेंटेंस है, यानी इस तरीके का सेंटेंस भी कई बार पूछा गया है टेस्ट पेपर्स में, प्रीवियस ईयर पेपर्स में। इसमें आपको 2 बातें समझने वाली हैं, वो ये कि जब कभी भी आपको द लास्ट टाइम से सेंटेंस शुरू करने को आएगा तो फिर आप उसमें सेकेंड फॉर्म का यूज़ करोगे। जैसे दिए गए सेंटेंस में देखिए आपको द लास्ट टाइम दिया गया है, सेंटेंस में आपको स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है, क्या दिया गया? द लास्ट टाइम वी मेट, मेट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ मीट। राइट, सो द लास्ट टाइम करके जब भी सेंटेंस होगा उसमें आप सेकेंड फॉर्म यूज़ करोगे। और जो भी ईयर दिया होगा, ईयर ही आता है जनरली सेंटेंस में, जो ईयर दिया होगा, सन दिया होगा, उसमें आप इन लगाओगे। ठीक है, तो आप क्या याद रखोगे? द लास्ट वाले सेंटेंस में, द लास्ट टाइम वाले सेंटेंस में आपको सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी है और इन यूज़ करना है। और इसका जो कन्वर्जन होता है उसमें हम यूज़ करते हैं हैज़ थर्ड फॉर्म या फिर हैव थर्ड फॉर्म। और जो ईयर का कन्वर्जन होगा उसमें आप यूज़ कर दोगे सिंस। ठीक है, तो ये आपको टोटल याद रखना है। द लास्ट टाइम सेकेंड फॉर्म इन एंड इसका कन्वर्जन होगा हैज़ हैव थर्ड फॉर्म के साथ सिंस। तो इसका आंसर हो जाएगा वी हैव नॉट मेट ईच अदर सिंस 2015। आई होप ये सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। शी रीच्ड द हॉस्पिटल ऑल्दो इट वॉज रेनिंग हैविली। वो हॉस्पिटल पहुंच गई हालांकि बहुत तेज बारिश हो रही थी। और आपको सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है डेस्पाइट से शुरू करते हुए। डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। डेस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ एक ही होता है। इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है लेकिन डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता। काफ़ी बच्चे डेस्पाइट के साथ ऑफ लगा देते हैं जो कि गलत होता है। तो आपको जो ऑप्शंस आएंगे 3, हो सकता है डेस्पाइट के साथ किसी में वो ऑफ लगा के देंगे, उसको आप नहीं पिक करोगे। ओके, अब आपको समझना ये है कि डेस्पाइट के साथ कौन सा पार्ट पहले आना है, क्योंकि आपको दिए गए सेंटेंस में 2 पार्ट दिख रहे हैं कि हॉस्पिटल पहुंचने की बात हो रही है और एक तेज़ बारिश होने की बात हो रही है। तो डेस्पाइट के साथ आप कौन सा पार्ट लोगे? डेस्पाइट के साथ आप लोगे बारिश होने वाली। क्यों? क्योंकि डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, यानी हैवी रेन के बावजूद वो हॉस्पिटल पहुंच गई। इस तरीके से आप उसको ट्रांसफॉर्म करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा डेस्पाइट द हैवी रेन शी रीच्ड द हॉस्पिटल। मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, वी डिड नॉट टेक योर एडवाइस सो वी लॉस्ट द केस। हमने तुम्हारी एडवाइस नहीं मानी इसलिए हम केस हार गए। आपको इसको ट्रांसफॉर्म करना है इफ का यूज करके। दिए गए सेंटेंस को आपको कन्वर्ट करना है कंडीशनल सेंटेंस में। इफ से सेंटेंसेस जो स्टार्ट होते हैं उन्हें कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, देखिए इस सेंटेंस में पास्ट के रिग्रेट को बताया जा रहा है।
जब कभी भी हम पास्ट के रिग्रेट को डिस्कस करते हैं उसके लिए एक स्ट्रक्चर लिया जाता है बाकायदा, आपको वही लेना होता है, इसके अलावा आप कुछ नहीं ले सकते। यानी पास्ट का कोई ऐसा काम जो आप करना तो चाहते थे लेकिन सिचुएशंस ऐसी पड़ गई कि आप वो नहीं कर पाए, तो उस पर पछतावा दिखाने के लिए, रिग्रेट दिखाने के लिए हम हैड थर्ड फॉर्म एंड वुड हैव थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। इस तरीके के एक सेंटेंस को मैं पिछले पार्ट में भी डिस्कस कर चुकी हूँ जो लास्ट सेंटेंस था। तो फिलहाल यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे, अगर हमने तुम्हारी एडवाइस मान ली होती तो हम केस ना हारते। इसी तरीके से तो पास्ट रिग्रेट आप दिखाओगे कंडीशनल सेंटेंस का यूज़ करके, क्योंकि आपको अगर शब्द का यूज़ करना है, इफ़ का यूज़ करना है। तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, हम लोग यूज़ करते हैं इफ़ के साथ हैड थर्ड फॉर्म और सेकेंड वाले पार्ट में यूज़ करते हैं वुड हैव थर्ड फॉर्म। इसको आप नेगेटिव भी ले सकते हो, अपने मीनिंग के अकॉर्डिंग जो सेंटेंस का मीनिंग आना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा इफ़ वी हैड टेकन योर एडवाइस, अगर हमने तुम्हारी एडवाइस मानी होती, वी वुड नॉट हैव लॉस्ट द केस, हम केस ना हारते या हमने केस ना हारा होता। तो याद रखिए पास्ट रिग्रेट के लिए आप हैड थर्ड फॉर्म के साथ वुड हैव थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हो, कोई और फॉर्म नहीं यूज़ कर सकते। मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, शी नेवर एडमिटेड दैट शी हैड हिडन माई पेन, उसने कभी एडमिट नहीं किया यानी एक्सेप्ट नहीं किया कि उसने मेरा पेन छुपाया था। और आपको स्टार्ट करना है एट नो टाइम से। एट नो टाइम मतलब किसी भी वक्त नहीं, आगे आपको जोड़ना पड़ेगा उसने एडमिट किया कि उसने मेरा पेन चुराया था। तो यहाँ पर समझने वाली बात ग्रामेटिकली ये है कि यहाँ पर सेंटेंस स्टार्ट करना है एट नो टाइम से। एट नो टाइम क्या है, ये एडवर्बियल फ्रेज है। जब कभी हम किसी सेंटेंस को एडवर्ब से स्टार्ट करते हैं, एडवर्ब क्या होते हैं, जैसे कि हार्डली, नॉट, नो सूनर, ये सारे एडवर्ब्स होते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एडवर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है उन सेंटेंसेस में इन्वर्जन लगता है। इन्वर्जन का मतलब होता है कि पहले हेल्पिंग वर्ब आती है फिर सब्जेक्ट आता है। आपने इस तरीके के सेंटेंस कई सारे बनाए होंगे, नो सूनर डिड शी रीच, नो सूनर हैड दे गॉन। ओके, तो नो सूनर के बाद हम सीधे डिड लेते हैं, शी लेते हैं, ठीक है, या हैड लेते हैं फिर शी लेते हैं, यानी पहले क्या आ रहा है, पहले हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ भी आप एट नो टाइम दे रखा है आपको, तो एट नो टाइम के बाद क्योंकि हमको सेंटेंस में एडमिटेड है यानी कि सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म के लिए हेल्पिंग वर्ब लेना होता है डिड, ठीक है। तो इस वजह से हम सेंटेंस बनाएंगे एट नो टाइम डिड शी एडमिट दैट शी हैड हिडन माई पेन। तो दैट शी हैड हिडन माई पेन एज इट इज रहेगा। आपको केवल ये बात जानने वाली है कि यहाँ आप एट नो टाइम शी एडमिटेड नहीं कर दोगे, वो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे करके आपको एक ऑप्शन में दिया भी गया होगा, लेकिन आप कौन सा पिक करोगे, एट नो टाइम डिड शी एडमिट। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि जब कभी कोई सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट होता है ना बच्चा, तो उसमें हम पहले हेल्पिंग वर्ब लेते हैं फिर उसके बाद सब्जेक्ट लेते हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। एक चीज़ और, डिड के साथ फिर आप फर्स्ट फॉर्म ही लगाओगे, सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं आता है। डिड शी एडमिटेड करके भी अगर दिया होगा वो भी गलत होगा, डिड शी एडमिट होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस इज द चिल्ड्रन नॉट टू गो टू स्कूल नाउ। ऑट टू का जो मतलब होता है वो शुड का सेंस होता है, हालांकि दोनों में डिफरेंस भी होता है, लेकिन आपको डिफरेंस यहाँ समझने की ज़रूरत नहीं है। ऑट टू का सेंस होता है चाहिए का, शुड का, ठीक है, यानी अब बच्चों को स्कूल जाना चाहिए और आपको उसको स्टार्ट करना है इट इज़ टाइम से, ठीक है। तो जब इट्स टाइम या इट्स हाई टाइम से सेंटेंस को स्टार्ट किया जाता है तो उन सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। फिर से सुन लीजिए, इट्स टाइम या इट्स हाई टाइम से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस में हमेशा सेकंड फॉर्म का ही यूज़ करेंगे आप, ठीक है। सेकेंड चीज़, इट्स टाइम का यूज़ क्यों किया जाता है, इट्स टाइम का यूज़ किया जाता है ये एक्सप्रेस करने के लिए कि जो काम काफ़ी टाइम से नहीं हो पा रहा था अब उसे कर देना चाहिए, यानी समय आ गया है कि अब वो काम करना चाहिए, ठीक है, जो नहीं हो पा रहा था, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पे आंसर होगा इट इज़ टाइम दैट द चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल, क्योंकि यहाँ गो आया है ना, गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वेंट होता है। तो द सेंटेंस विल बी इट इज़ टाइम दैट द चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैम वेंट का मतलब तो हो गया पास्ट का, तो लेट मी टेल यू माई स्टूडेंट्स कि भले ही यहाँ सेकेंड फॉर्म आ रही है लेकिन मतलब इसका यही है कि समय आ गया है कि अब बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, ठीक है। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन है ये, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है मतलब चेंज नहीं होना चाहिए सेंटेंस का। तो ऑट टू का मतलब होता है जाना चाहिए, इट्स टाइम का भी यही मतलब है, वेंट का मतलब है जाना चाहिए, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है कि एक तरीका है इंग्लिश में यूज़ करने का कि इट्स टाइम के साथ सेकेंड फॉर्म यूज़ होता है। एंड लेट मी टेल यू कि जब आप टेंसेस को डीपली पढ़ोगे, यानी कि कोई अच्छा टीचर अगर आपको एक्सप्लेन करेगा तो वो ज़रूर बताएगा कि भाई सेकेंड फॉर्म का वैसे तो यूज़
पास्ट को एक्सप्रेस करने के लिए ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सेकेंड फॉर्म का यूज़ आप कहीं और नहीं कर सकते। यहीं पर आप देख लीजिए, हमने चाहिए के सेंस में सेकेंड फॉर्म का ही यूज़ किया है। इस तरीके से सिंपल प्रेजेंट टेंस भी यूज़ होता है फ्यूचर के लिए। वैसे आपको पता है प्रेजेंट का यूज़ प्रेजेंट के लिए ही होगा, प्रेजेंट टाइम के लिए, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ फ्यूचर के लिए भी होता है। तो वो सब बात की बात है, अगर मैं टेंसेस अपलोड करूँगी कभी तो उसमें मैं डिस्कस करूँगी। फिलहाल मैं समझाना ये चाह रही हूँ आपको कि दिए गए ऑप्शंस में इट्स टाइम के साथ जो सेकेंड फॉर्म वाला ऑप्शन होगा आप उसी को पिक करिएगा अगर इस तरीके का सेंटेंस एग्जाम में आता है। मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, हर कलीग्स बिगैन टू रेस्पेक्ट जेन। तो दिए गए सेंटेंस में बिगैन टू रेस्पेक्ट, बिगैन टू आपका एक तरीके से हेल्पिंग वर्ब है, रेस्पेक्ट आपका मेन वर्ब है और उसके बाद आया है जेन यानी कि ऑब्जेक्ट। और हमें सेंटेंस स्टार्ट करना है ऑब्जेक्ट से। तो ये क्या हो रहा है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, यानी दिस इज एक्टिव टू पैसिव वॉइस। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा जेन बिगैन टू बी रेस्पेक्टेड बाय हर कलीग्स। तो यहाँ पे मैंने बिगैन टू के जगह बिगैन टू बी यूज़ किया है। अभी मैंने पीछे भी आपको बताया था हैज़ टू का हैज़ टू बी हो जाता है, हैव टू का हैव टू बी हो जाता है। सिमिलरली बिगैन टू यानी कि कोई हेल्पिंग वर्ब के साथ टू आएगा अगर, या वर्ब के साथ टू आएगा तो वहाँ पर बी लग जाता है। ठीक है, जेन बिगैन टू बी रेस्पेक्टेड बाय हर कलीग्स। नेक्स्ट सेंटेंस इज दे विल टेक अप द इशू नेक्स्ट वीक। टेक अप का मतलब होता है हैंडल या कंसीडर। दे विल कंसीडर द इशू नेक्स्ट वीक, यानी कि वो इस इशू को या दिए गए इशू को नेक्स्ट वीक कंसीडर करेंगे। और आपको स्टार्ट करना है नॉट बिफोर से, यानी आपको ट्रांसफॉर्म करने को कह रहा है कि किस दिन से पहले वो इशू को टेक अप नहीं करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। तो आप इसको बनाओगे नॉट बिफोर नेक्स्ट वीक विल दे टेक अप द इशू। ठीक है, तो विल दे टेक अप क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि नॉट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। ये भी एक एडवर्बियल फ्रेज है, इसमें भी आपका सब्जेक्ट ऑफ इन्वर्जन लगेगा। सो नॉट बिफोर नेक्स्ट वीक विल दे टेक अप द इशू। मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, यू हैव पास्ड योर एग्जामिनेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है आई कॉन्ग्रेचुलेट से। तो ये ईजी है, सभी को समझ आ रहा होगा। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर पासिंग द एग्जामिनेशन। यहाँ पे ये याद रखना कि कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ऑन वर्ब आईएनजी फॉर्म आता है। ठीक है, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू टू पास, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ऑन वर्ब आईएनजी आता है, यही वाला ऑप्शन आप पिक करना। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर पासिंग द एग्जामिनेशन, नॉट फॉर योर पासिंग, नॉट टू पास, नथिंग एल्स। मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, आई डू नॉट हैव द पेशेंस टू लिसन टू हिम, यानी मेरे पास सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है कि मैं उसे सुनूं, उसे सुनने के लिए मेरे पास पेशेंस नहीं है। सेंटेंस को स्टार्ट करना है आई एम से। आई एम हमें इंडिकेट कर रहा है कि सेंटेंस में कुछ ना कुछ ऐसा नाउन दिया गया है जिसको आपको एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर देना है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिएगा, जैसे लिखा है शी हैज़ होप, उसके पास उम्मीद है। लेकिन अगर हमें इसी को रीराइट करके लिखना है शी इज़, तो क्या हम शी इज़ के बाद होप लिख सकते हैं? नहीं, शी इज़ होपफुल हो जाएगा। सिमिलरली शी हैज़ कॉन्फिडेंस, अगर इसको रीराइट करना है तो हम क्या लिखेंगे, शी इज़ कॉन्फिडेंट। तो आपने कॉन्फिडेंस को क्या कर दिया, कॉन्फिडेंट कर दिया। होप को क्या कर दिया, होपफुल कर दिया। तो बेसिकली आप नाउन को एडजेक्टिव बना रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके का टाइप ऑफ सेंटेंस कई बार पूछा जाता है जिसमें एक नाउन को एडजेक्टिव या कभी कभी एडजेक्टिव को नाउन करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है पेशेंस, पेशेंस से बनता है पेशेंट, लेकिन यहाँ पे है डू नॉट हैव द पेशेंस, तो आंसर हो जाएगा आई एम इम्पेशेंट टू लिसन टू हिम। पेशेंट के दो मीनिंग होते हैं, एक मरीज और एक होता है सब्र करने वाला। मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, नोबडी आई नो लाइक्स इंडल्जिंग इन गैम्बलिंग। गैम्बलिंग मतलब जुआ खेलना। तो यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग है नोबडी आई नो, यानी मैं किसी ऐसे को नहीं जानता जो जुआ खेलने में इंडल्ज होता हो, यानी उसे पसंद हो जुआ खेलना। और आपको रिलेट करना है आई डू नॉट, यानी मैं नहीं जानता किसी ऐसे को जो इंडल्ज होता हो गैम्बलिंग में, यानी आई डू नॉट नो एनीबडी। आप नोबडी को क्या कर दोगे, एनीबडी। आई डू नॉट नो एनीबडी हु लाइक्स इंडल्जिंग इन गैम्बलिंग। ईजी है बहुत। मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, शी विल नॉट बी एबल टू राइड अ हॉर्स अगेन टिल नेक्स्ट समर। ये सेंटेंस का जो टाइप है ये अभी हम लोग पीछे कर चुके हैं। आपको सेंटेंस स्टार्ट करना है नॉट टिल नेक्स्ट समर से। ठीक, तो नॉट टिल नेक्स्ट समर क्या है, एक एडवर्बियल फ्रेज है। तो आपको दिए गए सेंटेंस को फिर से लिख देना है। क्या यूज़ करना है यहाँ पर, इन्वर्जन। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि भाई जब नॉट से स्टार्ट होता है सेंटेंस तो हम इन्वर्जन यूज़ करते हैं, यानी पहले आप हेल्पिंग वर्ब लोगे फिर आप सब्जेक्ट लोगे। तो सेंटेंस आपका हो जाएगा नॉट टिल नेक्स्ट समर विल शी बी एबल टू राइड अ हॉर्स अगैन। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि हो सकता है किसी एक ऑप्शन में आपको इस तरीके से आए नॉट टिल नेक्स्ट समर विल बी शी एबल, तो विल बी एक साथ नहीं आएगा। ठीक है, विल बी का यूज़ जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हो या फिर आप इस तरीके से इन्वर्जन में करते हो तो विल बी के बीच में सब्जेक्ट को रखा जाता है।
ठीक है, जैसे इंट्रोगेटिव में विल शी बी एबल टू ज्वाइन यू, विल आई बी गोइंग देयर, ठीक है, तो विल बी के बीच में सब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पे हमने विल बी के बीच में सब्जेक्ट को रखा है, इस बात को आप ध्यान में रखना। मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, यू हैव डैमेज्ड माई बुक ईवा सेड जो। दिया गया सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास में है, जिससे समझ आ रहा है कि ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है और उसको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। दूसरा पॉइंट ये है कि सेड टू को आप टोल्ड में, आस्क्ड में, रिक्वेस्टेड वगैरह में तो चेंज करते ही करते हो, इसके अलावा अक्यूज कुछ भी आ सकते हैं, यानी सेड टू का गिन चुन के यही सारे वर्ड्स नहीं होते, टोल्ड, रिक्वेस्टेड, नॉल, ठीक है, यू आर फ्री टू टेक एनी अदर सजेस्टिव वर्ड हियर। तो यहाँ पे आपको दे रखा है अक्यूज्ड, तो आपका आंसर हो जाएगा जो अक्यूज्ड ईवा, किस बात के लिए, बुक को डैमेज करने के लिए, तो ऑफ डैमेजिंग हिज बुक, ठीक है। तो आप यहाँ पे फॉर नहीं लगाओगे, फॉर डैमेजिंग हिज बुक, क्यों, क्योंकि अक्यूज के साथ ऑफ आता है, ठीक है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था पिछले सेंटेंस में कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ऑन वर्ब आईएनजी आता है, फॉर नहीं आएगा, कुछ और नहीं आएगा। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं बेटा जो स्ट्रिक्टली अपने साथ एक पर्टिकुलर प्रपोजिशन कैरी करते हैं, तो अक्यूज के साथ क्या आता है, ऑफ आता है, जो अक्यूज ईवा ऑफ डैमेजिंग हिज बुक। नेक्स्ट सेंटेंस इज रमेश वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन द क्लास, और इसको आपको चेंज करना है, रमेश वॉज बेटर, यानी बेस्ट को बेटर कर देना है, यानी सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। ये टॉपिक है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, छोटा सा टॉपिक है, मैंने पार्ट 1 में बहुत अच्छे से बताया है आपको, उसको आप ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का एक ना एक सेंटेंस ज़रूर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल मैं छोटे तरीके से ही आपको बता सकती हूँ कि भाई अगर आपको सुपरलेटिव डिग्री का वन ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री करके सेंटेंस मिलेगा तो फिर आप उसको कंपैरेटिव के लिए THAN दैन के बाद मैनी अदर का यूज़ करोगे, और अगर वन ऑफ द बेस्ट नहीं होता, द बेस्ट होता या द स्मार्टेस्ट, द कूलेस्ट, द करके अगर आता सीधे, तो उस केस में दैन के बाद एनी अदर लिया जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रमेश वॉज बेटर दैन मैनी अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास। जिन स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आ रहा है कि मैम ये क्या बता रही हैं, दैन मैनी अदर, दैन एनी अदर, वन ऑफ द, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखना, छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लग रहा है मेरे सेंटेंसेस का, लिख के ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।